गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, क्या हाल है सबके। आज हम इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। इंटीग्रेशन थोड़ा सा डरावना लगता है कुछ कुछ बच्चों को, स्पेशली नीट वाले बच्चों को, क्योंकि उनको मैथ्स में एज अ चैप्टर पढ़ने नहीं मिलता। तो इंटीग्रेशन के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सकते हैं। इनफैक्ट आज इंटीग्रेशन ईजी लगने वाला है तुमको। ठीक है, आप सब जानते हो कि फंक्शन अगर कोई भी आप एफ ऑफ एक्स लिखते हो तो इसका मतलब होता है कि ये कोई एक फॉर्मूला आप देने वाले हो जो एक्स का फॉर्मूला है ना। ये बेसिकली वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट किया जाता है और आप एक्स पे उसका फॉर्मूला डाल देते हो। जैसे अगर मैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 5 लिख देता हूँ तो आपको एक ग्राफ मिल जाता है, जिस ग्राफ का एक्स जब आप 0 पुट करोगे तो वाई की वैल्यू 5 होगी। ठीक है, और उसके अलावा हमको एक्स स्क्वायर का शेप पता है, तो मैं इसको एक ऐसा स्माइलिंग कर्व बड़े आराम से बना सकता हूँ। सिमेट्रिक होना चाहिए दोनों साइड पे, क्योंकि प्लस एक्स और माइनस एक्स दोनों पे सेम वैल्यूज आ जाती हैं, और ये पॉइंट होगा इसका +5। ठीक है, तो इस तरीके से ये ग्राफ मिल जाता है। जब आप इसका डिफ्रेंसिएशन करते हो तो आप इसको वाई डैश लिखते हो या फिर एफ डैश एक्स लिखते हो, और उसका वैल्यू आ जाएगा 2x, जो बताता है कि इसका स्लोप किस तरीके से चेंज कर रहा है। तो एट एनी पॉइंट ऑफ एक्स, जैसे अगर मैं आपको बोलूँ कि फंक्शन की वैल्यू, या इस तरीके से लिख सकते हैं इसको कि फंक्शन की वैल्यू एट 5 कितनी थी, तो उसकी वैल्यू थी 25 + 5 जो कि 30 था। तो ये फंक्शन का एट x = 5 जो पॉइंट होगा वो होगा 5, 30 पे। राइट, सबको क्लियर है? छोटी छोटी बातें बोल रहा हूँ। यहाँ पे इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन अगर आप चेक करते हो या फंक्शन के डिफरेंशिएशन की वैल्यू एट 5 पूछते हो तो वो आती है 2 × 5 जो कि हो जाती है 10। ये 10 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये 10 रिप्रेजेंट कर रहा है इस ही पॉइंट पे इस फंक्शन के स्लोप को। तो आप यहाँ पे अगर एक ऐसी स्ट्रेट लाइन इसका स्लोप बनाओ और उस स्ट्रेट लाइन का tan थीटा चेक करो तो tan थीटा की वैल्यू आपकी आ जाएगी 10, है ना। दिस इज व्हाट डिफरेंशिएशन डज, एंड ये आपको इस तरीके से मदद कर देता है। तो सबको ये बेसिक्स तो पता है। अब इंटीग्रेशन इसी का उल्टा प्रोसेस है। तो इंटीग्रेशन को हम लोग एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं, और एंटी डेरिवेटिव का मतलब सिर्फ ये होता है कि एंटी डेरिवेटिव, और इसका सेंस सिर्फ इतना है कि अगर आप बोलते हो कि 2x एक फंक्शन था, उस फंक्शन को अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं, ठीक है, इसको मैं थोड़ा और सिंपल टर्म्स में पहले लिख देता हूँ। तो आप बोलते हो कि लेट्स से y एक फंक्शन है जो कि है x², तो dy/dx की वैल्यू जो होगी वो 2x हो जाएगी। ठीक है, हम जानते हैं कि y अगर x² + 10 होता तो भी dy/dx की वैल्यू 2x ही होती, और यहाँ 10 की जगह इनफैक्ट कोई भी कांस्टेंट होता। जब तक वो कांस्टेंट है तब तक इस कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ डिफरेंशिएशन में देखने नहीं मिलती। ठीक है, तो ये जो x² + 10 है ये बेसिकली इस ग्राफ की हाइट को रिप्रेजेंट कर देता है, जहाँ पे यहाँ पे हमने 5 लिया था। तो अगर 10 होता तो ये और ऊपर होता, और 0 होता तो ये यहाँ पे होता, और माइनस में कुछ होता तो यहाँ पे होता। पर इस ग्राफ की जब तक सिर्फ आपकी ये y वैल्यू चेंज हो रही है, जब तक सिर्फ इसकी हाइट आप ऊपर नीचे कर रहे हो, तब तक इसके उस लोकेशन पे देखो। अगर ये थोड़ा सा नीचे भी होता ना, इसको मैं कॉपी करके खाली y = x² का ग्राफ बना दूंगा ना, तो भी एग्जैक्टली x = 5 पे ये सेम लाइन ही टैंजेंट बनती जो ऊपर बनी हुई है, यही लाइन यहाँ पे भी टैंजेंट होती। तो डिफरेंशिएशन का ग्राफ, डिफरेंशिएशन की वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होती है इस कांस्टेंट से। राइट, चलिए अब आप इसको उल्टा किस तरीके से लिखते हैं। आप इसको ऐसे लिखते हो कि अगर यहाँ पे मैं dy लिख दूँ और 2x के साथ ही dx भेज दूँ, ये मैंने ऊपर भेज दिया, तो भी ये कोई गलत चीज़ नहीं लिखी है मैंने। और फिर हम लगाते हैं एक बड़ा सा सांप। ये सांप एक्चुअली इंटीग्रेशन का फंक्शन है, और टू बी वेरी फंडामेंटल अबाउट इट, ये सांप जो है वो इस समेशन के साइन का एक कंटिन्यूस वर्जन है। जब हम समेशन यूज़ करते हैं तो हम डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट्स, डिस्क्रीट मतलब जिनके क्लियरली डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट्स या डिस्क्रीट नंबर्स को ऐड करने के लिए यूज़ करते हैं हम समेशन साइन, है ना। आप लोगों ने देखा होगा कि इसको कुछ ऐसे लिखते हैं, n = 1 से लेके 100 तक भेज दो, और यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखा होता है, तो कुछ ऐसे समेशन होता है। जबकि ये जो इंटीग्रेशन का साइन है ये कंटिन्यूस ऑब्जेक्ट्स को ऐड करने के लिए यूज़ होता है। तो मैं आज की क्लास में आपको बताऊंगा कि कोई भी कंटिन्यूस फंक्शन को ऐड कैसे कर रहे हो आप बाय यूजिंग इंटीग्रेशन। अच्छे से समझ आ जाएगा, डोंट वरी। अभी देखो, अब इस स्टेप के बाद आप फाइनली इस इंटीग्रेशन की मैथमेटिक्स पे आते हो। तो ये जो साइन है, जिसको मैं इनफैक्ट कलर चेंज कर देता हूँ, तो 2x का कलर अगर मैं यहाँ पे चेंज कर दूँ तो आप देखो ये जो वाइट में रिप्रेजेंट हो रहा है सिर्फ ये और ये, इसको हम बोलते हैं एक इंटीग्रेशन का साइन। ओके, ये दोनों साथ में चलेंगे तो अलग अलग नहीं है ये। अब इंटीग्रेशन सबका अलग अलग है, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि इंटीग्रेशन इज नथिंग बट एंटी डेरिवेटिव। तो किसका डिफरेंशिएशन dy आएगा? dy खाली y का इंटीग्रेशन होएगा। ठीक है, ये तो एक सिंपल सी बात याद रख लो। यहाँ पे हम सवाल पूछ सकते हैं कि 2x किसका डिफरेंशिएशन है? जिसका वो डिफरेंशिएशन है उस चीज़ को आप यहाँ पे लिखोगे। ठीक है, तो क्योंकि आपको y फंक्शन तक वापस पहुँचना है तो हम जानते हैं कि यहाँ पे x² आ जाना चाहिए, है ना, क्योंकि हम जानते हैं कि x² के डिफरेंशिएशन से ही तो हमने 2x निकाला था।
तो यहाँ पे जब आप इंटीग्रेशन लिखते हो और यहाँ y तक पहुँच जाते हो तो बेसिकली ये पूछ रहा है कि इसको क्या डिफरेंशिएट करा था, सॉरी इसको किसको डिफरेंशिएट करके यहाँ पे पहुँचे थे, लैंग्वेज ही खराब कर दी। ये फंक्शन किसको डिफरेंशिएट करके आया था, इसको डिफरेंशिएट करके आया था, पर नॉट जस्ट एक्स स्क्वेयर के साथ कोई भी कांस्टेंट होता जैसे कि यहाँ लिखा था तो भी हम पहचान नहीं पाते, तो इसलिए एक्स स्क्वेयर प्लस सी लिखना पड़ता है। ठीक है, ये कांस्टेंट डिफाइन करता है किसी भी ऐसी टर्म को जिसमें एक्स नहीं आता। ठीक है, और एक्स नहीं आता तो ऑब्वियसली वो फिर वाई के फंक्शन में उसकी कोई चेंजिंग वैल्यू नहीं है, कांस्टेंट वैल्यू है। और इस पूरे प्रोसेस को, इस पूरे ये वाले प्रोसेस को हम बोलते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, क्योंकि ये अननोन है तो इसलिए ये जो पूरा फॉर्मूला हमने किया उसको हम इनडेफिनेट इंटीग्रेशन बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि फाइनली आंसर जो था वो उसमें एक अननोन क्वांटिटी आई, वो डेफिनेट आंसर नहीं आया, तो उसको हम इनडेफिनेट इंटीग्रेशन बोलते हैं। चलो ये तो बेसिक्स है, अब आपको मज़ेदार चीज़ें कराता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आप डिफरेंशिएशन याद करो अपना, कि आपका डिफरेंशिएशन में तुम कॉन्फिडेंट हो कि नहीं। उसके लिए मेरे पास एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, तो हम लोग ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे मैंने लिखा है एक फंक्शन, ठीक है, दिस इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स, और ये राइट हैंड साइड में इस फंक्शन के, थोड़ा सा और यहाँ लिख देता हूँ इसको, इस फंक्शन के डेरिवेटिव्स हैं। अब इन तीनों में से कोई भी ये डेरिवेटिव हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। इनफैक्ट ये चीज़ तुमसे पूछी जा रही है कि इन तीनों में से इस फंक्शन का, ये वाले फंक्शन का डेरिवेटिव कौन होगा। टेक 10-20 सेकेंड्स। ठीक है, इनफैक्ट मेरे पास ये बहुत सारे फंक्शंस अवेलेबल हैं, तो हर बार मैं तुमको 10-20 सेकंड के लिए रोक नहीं सकता, तुमको ही पॉज करना पड़ेगा वीडियो, और हर बार तुमको गेस करना है कि इन तीनों में से फंक्शन कौन सा है। मैं पहले वाले में हेल्प कर देता हूँ, अगले वाले तुम खुद से कर लो। ठीक है, तो आपको डिफरेंशिएशन चाहिए, जिसका मतलब है आप स्लोप का ग्राफ ढूंढ रहे हो। तो सबसे पहले आप ये बताओ कि ये जो बिल्कुल फर्स्ट पॉइंट है, ये -6 पे, यहाँ पे इस पॉइंट पे इसका स्लोप कितना है। तो अगर इसको आप ढंग से समझो तो आप जानते हो कि ये वाली चीज़ जो है, वहाँ तक मैं लिख नहीं पाऊंगा, है ना, तो इसको बिल्कुल ऐसे ही समझ लो कि ये जो पॉइंट है -6 वाला, इस पॉइंट पे इसका स्लोप कितना है। तो ये बिल्कुल ऐसे टेंजेंट बनाओगे तो एक फ्लैट लाइन बनेगी, है ना, तो ये फ्लैट लाइन रिप्रेजेंट करेगी इसके स्लोप को, जो कि 0 है। तो अब आप ये सोचो कि इन तीनों में से कौन से ग्राफ में -6 वाले पॉइंट पे 0 टच हो रहा है। तो हम जानते हैं कि ये वाला जो ग्राफ है ये भी करीब 0 के आसपास है, और ये वाला ग्राफ भी 0 के आसपास है, ये तो कहीं और ही जा रहा है। तो स्लोप जहाँ पे 0 होना था वहाँ पे इसने कोई और नेगेटिव वैल्यू दे दी, तो ये ग्राफ तो हमारा हो गया रिजेक्ट, तो इसको तो हम कर देते हैं रिजेक्ट। ठीक है, इसको मैं थोड़ा और कलरफुल तरीके से रिजेक्ट कर देता हूँ। ओके, चलो ये हमारा एक ऑप्शन गया। अब ऊपर और नीचे वाले में से सिलेक्ट करते हैं कौन सा वाला इसका आंसर होना चाहिए। तो आप देखो जैसे जैसे ये आगे बढ़ता जा रहा है, इसके स्लोप का क्या हो रहा है, इस पॉइंट पे इसका स्लोप कैसा है, पॉजिटिव स्लोप है, ऊपर की तरफ जा रहा है ना। अब मेरा हाथ का मोशन मत देखना, इस पेन को देख लो, तो ये पेन रिप्रेजेंट कर रहा है टैंजेंट को, जो कि यहाँ पे ऊपर की तरफ जा रही है, तो स्लोप पॉजिटिव हो गया -5 के आसपास। तो अब आप ये देख लो कि -5 पे ये फंक्शन पॉजिटिव है, नहीं है, ये फंक्शन पॉजिटिव है, हाँ है, तो ये इसका आंसर हो गया, दिस इज गोइंग टू बी द आंसर। ठीक है, इस तरीके से नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करो। और मैं जल्दी जल्दी प्रॉब्लम स्विच कर देता हूँ 2-2 सेकंड में, आपको सिर्फ उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, मतलब मैं सबके आंसर नहीं बताऊँगा, अगर कोई दोस्त है तो उसके साथ डिस्कस करके कर लो। ठीक है, नहीं है तो मेरे से डाउट पूछ लेना, पर अभी तो कुछ हो नहीं सकता, कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 था ये, अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 डाल रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में पूछ लेना मेरे से कि सेकंड का आंसर क्या था, थर्ड का आंसर क्या था। दिस इज द सेकंड क्वेश्चन, दिस इज द थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th, 12th, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, काफ़ी है। तो इसको भी सॉल्व कर देता हूँ 20th को, है ना। अब इसके अंदर भी देखें, सबसे पहले यहाँ पे स्लोप 0 हो रहा है, तो 0 पे 0 आना चाहिए, ये वाला ग्राफ भी 0 पे 0 है, ये वाला ग्राफ भी 0 पे 0 है, बीच वाला फिर रिजेक्ट हो गया। यहाँ पे भी स्लोप करीब करीब 0 है, तो ये वाला ग्राफ भी -6 पे 0 है, ये वाला ग्राफ -6 पे 0 नहीं है, तो ये भी रिजेक्ट हो गया, ये भी रिजेक्ट हो गया, आंसर हो गया ऊपर वाला। ठीक है, बेसिकली इतनी ही मेहनत करनी पड़ती है डिफरेंशिएशन फाइंड करने के लिए, कि आपको सिर्फ स्लोप गेस करना है, और स्लोप की वैल्यूज दूसरे वाले ग्राफ में मिल जाएंगे आपको, राइट। कूल, अब हम आते हैं हमारे सेकंड पार्ट पे। ठीक है, तो ये 20 क्वेश्चंस तो तुम जल्दी जल्दी से कर लेना। अब जो सेकंड पार्ट में तुमको देने वाला हूँ उसमें क्या होगा, उसमें यहाँ पे एक फंक्शन होगा, ठीक है, और यहाँ पे होगा इस फंक्शन का, सॉरी डिफरेंशिएशन नहीं, इस फंक्शन का इंटीग्रेशन। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि इन तीनों में से इस फंक्शन का इंटीग्रेशन कौन है।
ऑप्शन ए, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 में से सिलेक्ट करके बताना, ठीक है। तो नाउ आई एम गोइंग टू चेंज इट टू द प्रॉब्लम ऑफ इंटीग्रेशन। अब ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो अब तुमको उल्टा सोचना है, अब तुमको सोचना है कि इन तीनों में से किसका डिफरेंशिएशन करके ये वाला फंक्शन आएगा, ठीक है। करके देखें, चलिए। सबसे पहले या तो ऐसे कर सकते हैं कि स्लोप से देखेंगे, है ना, स्लोप से देखना पड़ेगा। इसको थोड़ा सा लेफ्ट कर देता हूँ सब कुछ, या तो इस वाले से देखें, इस वाले का स्लोप है नेगेटिव, या फिर यहाँ से देखना शुरू करते हैं। चलो, तो हम जानते हैं कि इनिशियली स्लोप नेगेटिव है, नेगेटिव है, नेगेटिव है और नेगेटिव वैल्यू ले रहा है, नेगेटिव रहेगा -3 तक। तो -3 तक ये जो फंक्शन है ये डिक्रीजिंग रहना चाहिए, स्लोप इसका नेगेटिव रहना चाहिए। -3 पे जाके इस फंक्शन का स्लोप 0 हो जाना चाहिए। तो अब इन तीनों में से कौन से फंक्शन का स्लोप -3 पे 0 हो रहा है? ये वाले का हो रहा है क्या -3 पे 0? नहीं, पॉजिटिव लग रहा है। इस वाले का -3 पे नेगेटिव लग रहा है। इस वाले का -3 पे 0 हो रहा है। क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ टैंजेंट बनाओगे तो आप जानते हो कि ये टैंजेंट -3 वाले पॉइंट से करीब करीब फ्लैट लाइन ले रही है। तो -3 पे इसका स्लोप 0 है, जो यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है। तो हमारा आंसर हो गया फर्स्ट वाला। ओके, करें अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगेन मेरे पास काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं। 2 ये भी मैं करके दूँ, कर दूँ, नहीं करूँ, कर देता हूँ। तो इस बार आप ऐसे देख लो, स्लोप कहाँ 0 हो रहा है? -1 और -2 के बीच में। -1 और -2 के बीच में इसका स्लोप भी 0 लग रहा है, इसका स्लोप भी 0 लग रहा है, और इसका डेफिनेटली नहीं है। 1 और 2 में चॉइस आ गई। और कौन से पॉइंट पे स्लोप 0 है? 5 पे भी स्लोप 0 है ना, तो 5 पे चेक करो। तो 5 पे देखो, इसका स्लोप तो 0 आ गया, पर ये भाई साहब कहीं और ही जा रहे हैं, इनका स्लोप नेगेटिव है यहाँ पे। तो हमारा आंसर हो गया बी। ओके, तो अब ये था क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। काफ़ी है। ये वाला भी मैं सॉल्व कर दूँ, इस वाले में भी देख लो। वैसे तो इजी हो गया, क्योंकि हम खाली ये देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे स्लोप 0 है। -6 पे स्लोप 0 है, और 4 और 5 के बीच में ये स्लोप 0 हो रहा है। तो -6 पे स्लोप इसका 0 नहीं है, इसका 0 लग रहा है, इसका भी 0 है ना, ये वाले पॉइंट पे भी स्लोप 0 है। 4 और 5 के बीच में भी स्लोप 0 हो रहा है, तो इसका स्लोप 4 और 5 के बीच में, हाँ 0 सा है। इसका स्लोप 4 और 5 के बीच में काफ़ी नेगेटिव है। देखो 4 और 5 के बीच का जो पॉइंट है वो ये है, यहाँ पे तो इसका स्लोप नेगेटिव है। तो आपका आंसर हो गया ये, ठीक है। तो बेसिकली इतनी सी चीज़ से हम डेरिवेटिव और इंटीग्रेटिव फंक्शंस को देख सकते हैं। तो बेसिकली अब हमको यहाँ पे पता चल रहा है कि ये जो फंक्शन है इसका इंटीग्रेशन इधर प्लॉट हो रहा है, ठीक है। अभी तक भी हमने खाली इसको एज मैथमेटिक्स टच किया, अभी भी हमने इसकी फील नहीं ली। तो अब मैं एक बार के लिए ये सब हटाता हूँ और हम चलते हैं फील वाले सेक्शन में, ठीक है जी। सबसे पहले आप ये बताओ कि एज अ फिजिसिस्ट आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन कहाँ देखने मिलता है? हम जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट फंक्शन का जब वेलोसिटी फंक्शन की तरफ कन्वर्जन करना पड़ेगा तो आपको इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, और वेलोसिटी से एक्सेलरेशन तक की जानकारी चाहिए तो फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, है ना। और हमने इसकी प्रैक्टिस भी कर ली है। तो ये वाइस वर्सा भी चलती हैं ये चीज़ें, कि अगर आपके पास एक्सेलरेशन फंक्शन हो। अच्छा, मैं एक बार यहाँ पे ये भी लिख देता हूँ कि दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज d²x/dt², डबल डिफरेंशिएशन ऑफ x, है ना। उल्टा अगर आपके पास होता, अगर आपको इनिशियली कोई एक्सेलरेशन फंक्शन पता होता, तो आपको इस बार क्या करना पड़ता? आपको लिखना पड़ता उसको a dt, और इधर भी इंटीग्रेशन करते। तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ से इस वाली टर्म से dt को इधर भेज रहा हूँ, तो आपके पास आया a dt, और इधर लिखा है dv का इंटीग्रेशन। तो dv का इंटीग्रेशन तो वेलोसिटी इटसेल्फ बन जाएगा। तो आपके पास यहाँ पे बचेगा a dt, जिसका इंटीग्रेशन आप जानना चाहते हो, और इधर आएगा वेलोसिटी। तो वेलोसिटी फंक्शन कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन ऑफ a dt, एंड सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट फंक्शन विल बी इंटीग्रेशन ऑफ v dt। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है? चलो काफ़ी, एक बार के लिए इतना समझ लिया। अब इसको ऐसे सोचो कि अगर मैं आपको एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ देता हूँ, ठीक है, और मैं आपको बोलता हूँ कि इससे एक्सेलरेशन की वैल्यू बताओ। तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, और इसमें एक्सेलरेशन की वैल्यू अगर मैं तुमसे पूछता हूँ तो क्या बोलोगे तुम बोलोगे कि हमको dv/dt करना पड़ता है एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए। दैट इज़ व्हाट, दैट इज जस्ट द स्लोप। तो इस लाइन का स्लोप क्या है? इस लाइन का स्लोप हो जाएगा यहाँ का tan थीटा, अगर ये थीटा है तो दिस विल बी नथिंग बट tan थीटा, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे 37 डिग्री बोल दिया तो तुम बोलोगे कि tan 37 की वैल्यू कितनी होती है? वो होती है 3/4। तो आपका आंसर आ जाएगा 0.75 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज गोइंग टू बी योर एक्सेलरेशन ऑन दिस ग्राफ। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। इसका मतलब है मैं कुछ पॉइंट्स भी प्लॉट कर सकता हूँ इसको, अगर मैंने 37 डिग्री बोल ही दिया है तो लेट्स से हमारे पास यहाँ पे एक पॉइंट आ जाएगा जो यहाँ पे 4 और यहाँ पे हाइट इसकी 3 दिखाएगा, है ना। सबको पता है ये चीज़ 3, 4, 5 वाला ग्राफ ही बनना है, तो कोई इसमें
परेशान ना हो, और यहाँ 3 आ गया, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ूंगा, इसका डबल अगर हम कर देते हैं तो 8 एंड 6 भी हमारे पास दोनों पॉइंट्स मिल जाएंगे। एक बार के लिए यहाँ तक का ग्राफ आप समझ लो, 0 0 से स्टार्ट हो रहा है। अब अगर इसी ग्राफ से मैं तुमसे पूछूं डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो तुमको ये भी पता है कि डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए तुमको एरिया चाहिए। तो अगर मैं तुमसे पूछता हूँ कि डिस्प्लेसमेंट इन 0 to 4 सेकेंड्स क्या होगा, तो तुम इस एरिया को फाइंड करोगे। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आपको अगर वेलोसिटी इनटू टाइम करने मिल जाए तो आपको उस पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, है ना। तो ये जो एरिया है, ये वाला एरिया जो कि रिप्रेजेंट किया जाएगा हाफ बेस इनटू हाइट से, है ना, ये वाला एरिया, ये रिप्रेजेंट कर आपकी ये वैल्यू आपको निकाल के दे देगा एग्जैक्टली डिस्प्लेसमेंट कितना किया आपने इतनी देर में। तो अब आप इसको मैथमेटिकल भी कर सकते हो, वैसे एक बार करके देख लेते हैं। तो एरिया यहाँ पे हो जाएगा हाफ बेस इनटू हाइट, तो ये 6 मीटर्स रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बेसिकली हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक 4 सेकंड में 6 मीटर कवर कर चुका है। अगर तुम इस सबको मैथमेटिकली एक बार देखना चाहते हो तो मैं 1 मिनट के लिए आपको सही करके दे देता हूँ चीज़ें, है ना। बेसिकली हमारा जो ये लाइन है, वेलोसिटी वाली लाइन, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ना। तो y इज इक्वल टू एम एक्स, ये लाइन है जिसमें y की जगह वेलोसिटी लिखी हुई है और x की जगह टाइम लिखा हुआ है, और m जो होता है वो स्लोप होता है। तो स्लोप है यहाँ पे हमारा 3/4। तो बेसिकली ये एक वेलोसिटी फंक्शन है। हम जानते हैं कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी में अगर u की वैल्यू 0 है तो v इज इक्वल टू ए टी बन जाता है। तो हमारा एक्सेलरेशन 3/4 दिख ही रहा है हमको। इसी फंक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट पूछा जाता तो ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता, राइट। और इसमें भी आप जानते हो कि हाफ ए टी स्क्वायर को आप ऐसे लिख सकते हो, हाफ एक्सेलरेशन इज नथिंग बट वेलोसिटी अपॉन टाइम, और यहाँ पे टी स्क्वायर लिखा हुआ है तो ये हटा। तो बेसिकली आपने हाफ इंटू वेलोसिटी इंटू टाइम ही तो किया डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए, और वेलोसिटी क्या है, ये वाई एक्सिस है, और टाइम क्या है, ये एक्स एक्सिस है। तो बेसिकली ये हो गया बेस और ये हो गई हाइट। तो आपने एरिया निकालने के लिए आज तक भी हाफ बेस इंटू हाइट का ही फॉर्मूला यूज़ किया था, और ये जो इक्वेशन आई थी ये यहीं से आई थी, ये वाली इक्वेशन, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट फंक्शन इज नथिंग बट द एरिया ऑफ द ग्राफ बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। तो अगर मैं तुमसे यहाँ पे पूछूं कि इसका डिस्प्लेसमेंट बताओ फ्रॉम 4 to 8, अगर मैं तुमसे 4 to 8 का डिस्प्लेसमेंट पूछता तो तुम क्या करते? तो तुम इस बड़े ट्राइंगल का एरिया लेते और उसमें से छोटे ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देते, राइट। बड़े ट्राइंगल का एरिया कितना हो जाता? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो 8 इंटू 6 कितना हुआ भाई? एक काम करो, इसको 4 कर लो, तो ये 24 एरिया आ गया, जिसमें से छोटा वाला जो एरिया था वो 6 था। तो बेसिकली ये एरिया हमको मिल गया 18 मीटर्स का, ठीक है। जब तक ये वेलोसिटी स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनाएगी तब तक हमारी ज़िंदगी आसान रहेगी, क्योंकि हमको हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगाने में कोई टाइम नहीं लगता। जिस मोमेंट पे और ये वेलोसिटी स्ट्रेट भी तो तभी रहेगी ना जब आपका एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट रहेगा। जिस मोमेंट पे ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं रहा और आपका वेलोसिटी फंक्शन हो गया कुछ कॉम्प्लिकेटेड, जैसे लेट्स से कि एक्सेलरेशन आपका खुद टाइम पे डिपेंडेंट है, कुछ भी कर लो, के टी कर लो, तो आपका जो वेलोसिटी फंक्शन आता है वो इसका इंटीग्रेशन आता है, इंटीग्रेशन ऑफ ए डी टी। जिसका मतलब है कि हमें अगर अभी हमारी बिना किसी इंटीग्रेशन की नॉलेज के अगर हम जानना चाहते हैं कि क्या फंक्शन है जिसको डिफरेंशिएट करने पे के टी आता है, तो आप इसको ऐसे सोचो कि के तो कांस्टेंट है, के को आप साइड में रख दो, खाली टी कब आता है डिफरेंशिएशन करने पे? तो ऑब्वियसली टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है तो 2t बनता है, राइट। अगर टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t बनता है तो टी स्क्वायर अपॉन 2 का डिफरेंशिएशन t बन जाना चाहिए, जिसका मतलब है दिस इज द इंटीग्रेशन। तो एक्सेलरेशन से वेलोसिटी तक पहुंचने के लिए हमें ये करना पड़ा। तो हमारा वेलोसिटी का फंक्शन कुछ ऐसा दिख रहा है, के टी स्क्वायर अपॉन 2। ओके, तो अगर मैंने एक्सेलरेशन को टाइम के साथ कांस्टेंट रखा है तो ये के टी स्क्वायर अपॉन 2 इज अ क्वाड्रेटिक ग्राफ, जिसका मतलब है अब आपकी वेलोसिटी कुछ इस तरीके से चेंज कर रही होगी। अब अगर वेलोसिटी ऐसी चेंज करेगी बच्चों, तो इसका एरिया हर सेकंड में कैसे निकालेंगे, है ना प्रॉब्लम थोड़ी सी। इस चीज़ को मैं थोड़ा सा और मैथमेटिकली अभी समझाता हूँ आपको, और उससे पहले आप सिर्फ इसको एज अ सिमुलेशन इंटीग्रेशन को देख लो, इंटरेस्टिंग काम है बहुत ज़्यादा, ठीक है। सबसे पहले आप देखो ये वाला जो फंक्शन है, ये फंक्शन है एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ वेलोसिटी का। तो मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया वेलोसिटी फंक्शन, एंड इसका ग्राफ मैंने बहुत सिंपल लिया है, v इज इक्वल टू t/2। जिसका मतलब है कि यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना हो रहा होगा आप बिल्कुल देख के बता सकते हो, स्लोप की वैल्यू हाफ आएगी तो एक्सेलरेशन शुड बी 1/2। जिसका मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट फंक्शन कैसा होना चाहिए, वो होना चाहिए हाफ ए टी स्क्वायर। तो बेसिकली ये टी स्क्वायर बाय 4 के जैसा ये फंक्शन दिखना चाहिए आपका डिस्प्लेसमेंट फंक्शन, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट निकलता कैसे है, जैसे अभी मैंने बताया था एरिया फाइंड करके। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं इस वाले ग्राफ का एरिया फाइंड करना शुरू कर रहा हूँ, और वो देखो इस पैराबोला में प्लॉट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। देखो आप जैसे जैसे यहाँ पे इस स्टार्टिंग पॉइंट को आगे बढ़ाते हो,
वैसे वैसे यहाँ से एरिया बढ़ना शुरू हो जाता है। तो देखो यहाँ पे मैं स्टार्टिंग पॉइंट को बढ़ा रहा हूँ और नीचे एरिया का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। ठीक है, एट दिस पॉइंट जब मैं यहाँ पे खाली 1 लिख रहा हूँ तो इसका एरिया कितना होगा? इसका एरिया होगा T/2 है ना आपका हाइट, तो इसका एरिया हो जाएगा, थोड़ा सा और नीचे लिख देता हूँ यहाँ पर, एट दिस पॉइंट इसका एरिया होगा हाफ इंटू बेस कितना है, बेस है 1 और हाइट कितनी है, तो T/2 जिसका मतलब हाइट है 1/2, तो इसका एरिया अभी 1/4 होगा। तो क्या ये यहाँ पे 1/4 के आसपास ही प्लॉट हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। एक स्टेप और आगे चलते हैं, ठीक है, और लेट्स से इस बार मैं इसको कर देता हूँ 2 तक, सॉरी इसको नहीं हिलाएंगे, इसको हिलाएंगे। चलिए ये आ गया 2 तक। अब बताइए तो इसका एरिया कितना हो गया? अब सबसे पहले मैं वापस एरिया की बात करूँ तो हाफ बेस की वैल्यू इस बार 2 है, हाइट की वैल्यू इस बार 1 होगी, तो इसका एरिया इस बार 1 होना चाहिए। तो ये एग्जैक्टली 1 पे एट x इज इक्वल टू 2 एरिया इज 1, ये 1 को प्लॉट कर रहा है। लेट्स जस्ट मेक अनदर गेस कि ये यहाँ पे जब 3 पे आएगा तो एरिया कितना होगा, तो हाफ इंटू 3 इंटू 1.5 है ना, हाफ इंटू 3 इंटू 1.5 जो कि 3/2 होता है, तो इसका एरिया हो जाएगा 9/4। 9/4 कितना होता है? 2.25। तो ये जो तीसरा वैल्यू होगा जब x इज इक्वल टू 3 पे लेके जाऊंगा तो इसको 2.25 के आसपास आ जाना चाहिए, जो कि बिल्कुल आ रहा है, 2 से थोड़ा सा ऊपर आ रहा है। ठीक है, 9/4 जो कि 2.25 ही होता है, तो ये उसको प्लॉट करता है। तो अब आपको समझ में आ रहा है कि बेसिकली इस फंक्शन का इंटीग्रेशन हो रहा है यहाँ पर, और ये इंटीग्रेशन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये इसके एरिया को प्लॉट कर रहा है। तो जैसे जैसे आप यहाँ पे x की वैल्यू को आगे लेते जाते हो वैसे वैसे एरिया बढ़ता जाता है, और वो एरिया एक्सपोनेंशियली बढ़ता है, क्योंकि हम जानते हैं कि वो एरिया का फॉर्मूला यही हो रहा होगा, तो एक T² वाला ग्राफ आना ही है। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ T²/4। तुम चाहे तो वैल्यू पुट करके देख लो, यहाँ पे देखो T²/4 अगर आप पुट करते हो इस पॉइंट पे तो s इज इक्वल टू, यहाँ ऊपर कर दो इसका कैलकुलेशन, s इज इक्वल टू T²/4, अगर t की वैल्यू 3 है तो यहाँ पे 9/4 आ रहा है, तो बिल्कुल 9/4 अपन ने अभी कैलकुलेट किया एरिया, है ना। तो बेसिकली ये s इज इक्वल टू T²/4 का ग्राफ चल रहा है, ओके, और ये एरिया को रिप्रेजेंट करता हुआ चल रहा है। चलो तो थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं। अब देखो, अब यहाँ तक तो सबको समझ में आया कि एरिया प्लॉट होता है तो कुछ ऐसा होता है, और इस एरिया में हमेशा क्या होगा, एक x की पावर बढ़ जाएगी। तो जैसे डिफरेंशिएशन करने में x की पावर कम हो जाती थी, एरिया बनाने में हमेशा x की पावर बढ़ती है। क्यों? क्योंकि हाइट के साथ साथ बेस भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ऑब्वियसली ये भी x पे डिपेंड कर रहा है और ये भी x पे डिपेंड कर रहा है, तो x की डबल पावर आएगी एरिया में। इसलिए एक स्ट्रेट लाइन का एरिया क्वाड्रेटिक होगा, एक क्वाड्रेटिक फंक्शन का एरिया क्यूबिक होगा, क्यूबिक फंक्शन का एरिया बाई क्वाड्रेटिक होगा, बाई क्वाड्रेटिक का एरिया क्विंटिक होगा। ठीक है, एरिया में पावर बढ़ जाती है जब आप x की पावर्स में डील कर रहे होते हैं पॉलिनोमियल फंक्शंस में। अब अगर आप साइन कॉस लेके जाओगे या e की पावर पे लेके जाओगे तो अलग चीज़ें होंगी, और वो भी मैं दिखा देता हूँ, पर फिर हम आज ज़्यादा इंटीग्रेशन की क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, वो कल कर लेंगे, कोई बात नहीं, है ना। चलो तो ये अभी हमारा फंक्शन है T/2 वेलोसिटी का, और हमको सब पता है, एक्सेलरेशन पता है, डिस्प्लेसमेंट पता है, और ये प्लॉट हो रहा है। अब ये तीसरा ग्राफ क्यों बना रखा है भाई साहब? बड़ा सिंपल है, इस तीसरे ग्राफ में मैं करूँगा इस टेंजेंट को प्लॉट, ये कर दिया। अब बताओ ज़रा ये क्या हो रहा है? तो सबसे पहले आप ये सोचो कि इस फंक्शन का, ये जो स्ट्रेट लाइन फंक्शन थी जो कि v इक्वल टू T/2 था, इसका इंटीग्रेशन था डिस्प्लेसमेंट जो कि T²/4 आता है। आप करके देख लो, T²/4 को डिफ्रेंशिएट करोगे तो भी 2 इंटू T/4 जो कि T/2 ही बचेगा, है ना। तो इस फंक्शन का इंटीग्रेशन ये है, और इस फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन ये है डिस्प्लेसमेंट का। डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? डिफ्रेंशिएशन इज नथिंग बट स्लोप। तो अगर मैं यहाँ पे इसका स्लोप पूछूंगा और यहाँ पे जाके प्लॉट करूँगा, और अब अगर मैं इसकी x की वैल्यू आगे पीछे करता जाता हूँ और इसके सारे स्लोप प्लॉट करूँगा, तो ये फंक्शन कैसा दिखना चाहिए? जल्दी बताओ सोच के। ये फंक्शन एग्जैक्टली ऐसा दिखना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसके स्लोप इज इसकी डिफ्रेंशिएशन, इसका डिफ्रेंशिएशन तो यही है जिसका ये इंटीग्रेशन है। ठीक है, तो अब हम इसको स्लोप को एक बार और प्लॉट करना शुरू करें तो आप देखोगे कि ये इस वाले फंक्शन के जैसा दिखना शुरू हो जाएगा। तो इफ़ वी गो बैक टू 0, धीरे धीरे लेके जाएंगे ताकि ये स्लोप ठीक से प्लॉट हो जाए, तो यहाँ तक आते आते ये 0 हो जाता है, और वापस आगे चलो, और ये पूरी जो स्ट्रेट लाइन पिंक में बनी है ये एग्जैक्टली इसी के जैसी है। क्यों? क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन ये भी है तो ये भी है, क्योंकि ये तो रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्टली स्लोप को, और ये हम शुरू करे थे इससे, यहाँ से हम पहले इस ग्राफ पे पहुंचे, फिर इसके स्लोप से हम वापस इस ग्राफ पे पहुंचे जो कि इसके जैसा ही है। तो बेसिकली डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आर जस्ट पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स। तो क्या होता है, जब आप डिफरेंशिएट करते हो आप स्लोप प्लॉट करते हो, जब आप इंटीग्रेशन होता है तो एरिया प्लॉट करते हो। इंटीग्रेशन रिप्रेजेंट्स एरिया। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई? कूल। क्या होता अगर ये ग्राफ थोड़ा सा ऊपर होता, अगर यहाँ पे T/2 के साथ एक +1 भी लिखा होता, तो ये सब एक बार के लिए हटा देते हैं। इनफैक्ट T/2 के साथ अगर आप +1 लिखते तो एक्सेलरेशन तब भी वही रहता,
बस इनिशियल वेलोसिटी बढ़ जाती है ना। तो आपको पता है कि एक्सेलेरेशन की वैल्यू में तो कोई चेंज नहीं आएगा, पर इनिशियल वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, तो यहाँ पे यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लिखना पड़ेगा, और u की वैल्यू 1 है यहाँ पर। जब टाइम 0 है तो एक्सेलेरेशन 1 है। तो बेसिकली ये ग्राफ कुछ ऐसा दिख रहा होता, t प्लस टी स्क्वायर बाय 4। तो ये ग्राफ में भी थोड़ा सा वेरिएशन आ गया, थोड़ा सा इस ग्राफ का ओरिजिन शिफ्ट हो जाएगा। करके देखें, बिल्कुल करके देखें। तो यहाँ पे मैं ग्राफ चेंज करता हूँ। अब मैंने यहाँ पे बना दिया है टी स्क्वायर प्लस 1 का ग्राफ। ठीक है, इसकी वजह से क्या हुआ, ये वेलोसिटी यहाँ पे 1 हो गई। अब एरिया थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से चेंज करेगा, तो यहाँ पे स्लोप भी देखो, यहाँ इनिशियली आपको स्लोप मिल गया, तो ये जो स्लोप है ये रिप्रेजेंट कर रहा है इसकी इनिशियल वेलोसिटी को। तो यहाँ पे ये स्लोप होना चाहिए एग्जैक्टली tan थीटा इज इक्वल टू 1, जिसका मतलब है ये 45 डिग्री का स्लोप बना रहा होगा इनिशियली। फिर ये स्लोप धीरे धीरे बढ़ना शुरू करेगा, राइट। तो एक बार वापस इस पूरे प्रोसेस को करते हैं हम। और सबसे पहले मैं सिर्फ एरिया चेंज करता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं एरिया का फंक्शन दिखाता हूँ, तो तुमको दिख रहा होगा कि एरिया कुछ इस तरीके से चेंज कर रहा है। और अब वापस अगर हम इसको ट्रेस करना शुरू करें और टैंजेंट की वैल्यू को यहाँ पे वैल्यू देना शुरू करते हैं, तो आप देखोगे कि इस बार इसका जो, अब एक बार पहले सोच लो, है ना, हुआ क्या। हुआ ये कि ये जो हमारा पैराबोलिक ग्राफ था, ये पैराबोलिक ग्राफ शिफ्ट हो गया थोड़ा सा पीछे। तो जहाँ पे ये ओरिजिन यहाँ पे आ रहा था इसका, अभी ओरिजिन यहाँ जा रहा है। तो इनिशियली इसके पास ऑलरेडी कुछ स्लोप है, जिसकी वजह से ये वाली लाइन भी थोड़ा सा ऊपर ही आएगी, राइट, क्योंकि इनिशियली उसके पास स्लोप है। तो जब आप इसको यहाँ 0 तक लेके आते हो, तो इसकी इनिशियल वैल्यू भी 1 रहती है, और फिर आप आगे बढ़ाओगे तो ये ऊपर चला जाएगा। तो अब आप देखो, अगेन आप दोनों चीज़ों को एग्जैक्टली प्लॉट करके चलोगे, तो आप इस फंक्शन के एरिया फंक्शन से वापस इसी फंक्शन तक पहुंच सकते हो। ठीक है, दैट्स हाउ इंटरेस्टिंग दिस इज। ये सारी चीज़ें इतनी एग्जैक्ट इसलिए चल रही हैं क्योंकि हम लोग यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यूज़ के साथ काम कर रहे हैं। ठीक है, इसको डेफिनेट इंटीग्रेशन बोलते हैं। जब हम एग्जैक्ट एरियाज निकालना शुरू करते हैं, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन से आपको डेफिनेट रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाते हैं। तो ये एग्जैक्टली मैच कर जाते हैं दोनों ग्राफ। समझा दूंगा। आगे चलते हैं, एक बार ग्राफ की फंक्शन चेंज करते हैं। लेट्स से हम साइन वेलोसिटी को साइन के साथ चेंज करें, तो क्या होगा। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं, ये ट्रेसिंग तो पुरानी हो गई, इसको हटा दो, और ये टेंजेंट भी हटा दो। चलिए, तो अब आप देखो कि अगर यहाँ पे साइन टी का ग्राफ होता है वेलोसिटी फंक्शन, तो ये वेलोसिटी फंक्शन का इंटीग्रेशन यहाँ पे आता है ना, एरिया। तो अब आप देखो, सबसे पहले यहाँ से अगर ये शुरू होता है, तो धीरे धीरे इसका एरिया बढ़ना शुरू होगा, और यहाँ से थोड़ा और बढ़ेगा। इस पॉइंट पे जाके ये ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इन्वर्ट हो जा रही है। इन्वर्ट हो जा रही है मतलब ऑब्जेक्ट आगे जाते जाते वापस मुड़ रहा है। और अब अगर ऑब्जेक्ट वापस मुड़ेगा, तो उसका डिस्प्लेसमेंट फिर कम होना भी शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो अब अगर मैं इस ग्राफ को प्लॉट करूँ, इनफैक्ट मैं आपके लिए ये भी कर सकता हूँ कि इनको थोड़ा सा दूर कर दूँ। ठीक है, तो एक पूरा ग्राफ आपको देखने मिल जाएगा, इस तरीके से देख लो। और इसको भी मैं थोड़ा सा दूर कर देता हूँ, और इसको भी मैं यहाँ आगे ले आता हूँ 10 तक। ठीक है, तो 10 11 का फंक्शन यहाँ भी दिख गया और यहाँ भी दिख गया। और अब इसको भी यही काम करना चाहिए, तो इसको भी हम थोड़ा सा दूर कर देते हैं। चलो, तो अब देखो बच्चों, जब आप यहाँ से एरिया बढ़ाना शुरू करोगे, तो इसका एरिया बढ़ते बढ़ते इस पॉइंट पे, जब ये बिल्कुल मिडिल पे होता है, साइन थीटा जब अपने मैक्सिमम पे होता है, तो ये जो एरिया होता है, इस एरिया की वैल्यू 1 मीटर, सॉरी हाँ 1 मीटर ही हो जाएगी एक्चुअली, है ना। ये एरिया 1 होता है। यहाँ पे भी आप ग्राफ में देख सकते हो कि ये 1 की हाइट को टच करता है, एंड दिस इज एट 1.57 पाई बाई 2। ठीक है, फिर ये वापस जाएगा यहाँ तक, पाए तक। तो 3.14 के पॉइंट तक इसका एरिया बढ़ता जाएगा, और ये 1 + 1 2 एरिया हो जाएगा, क्योंकि ये हाफ और ये हाफ दोनों 1 1 एरिया के होते हैं। ठीक है, ये एक साइन थीटा की प्रॉपर्टी है, साइन और कॉस के ग्राफ की। तो अगर आप इसको पाए तक लेके जाते हो, तो इसका एरिया बढ़ के 2 हो जाता है। तो इसका मतलब है कि बंदा डिस्प्लेस कर चुका है, या ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस कर चुका है 2 तक। अब वो ऑब्जेक्ट उसके बाद क्या करेगा, अब उसकी वेलोसिटी हो जाएगी इन्वर्ट। अब वेलोसिटी इन्वर्ट होगी, तो डिस्प्लेसमेंट वापस नीचे आना शुरू करेगा। तो अब उसका डिस्प्लेसमेंट देखो नीचे आना शुरू हुआ है यहाँ पे, और 0 हो जाएगा एक पॉइंट तक आते आते, जब तक वो पूरा उतना ही एरिया वापस खत्म कर गया। तो इसने वापस -2 भी मूव कर लिया, इसलिए हमारा ऑब्जेक्ट वापस ओरिजिन पे आ गया। फिर आगे बढ़ोगे तो फिर वो आगे बढ़ेगा, फिर ऑब्जेक्ट पीछे वापस आएगा, इसी तरीके से चलता रहेगा। ठीक है, नाउ सेम थिंग कैन बी अगेन प्लॉटेड फॉर इट्स टैंजेंट। अब इसके टैंजेंट को अगर हम यहाँ पे ट्रेस करना शुरू कर देंगे, तो आपको वापस ये वाला ग्राफ मिल जाएगा, एंड ये कुछ ऐसा होगा। ये पहले टैंजेंट बढ़ी, बढ़ते 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 एक पॉइंट तक गई, वहाँ से वो टैंजेंट 0 हुई, और फिर 0 होके वो टैंजेंट वापस नीचे नेगेटिव, फिर टैंजेंट 0, फिर पॉजिटिव, फिर टैंजेंट 0, फिर नेगेटिव, और ये बिल्कुल सेम ग्राफ हो गए दोनों। तो इसका इंटीग्रेशन का ग्राफ ये, और इसके डिफरेंशिएशन का ग्राफ ये, और ये दोनों वैल्यूज़ बिल्कुल सेम, क्योंकि ऑब्वियसली सेम आनी चाहिए थी। तो सबसे पहले आप ये सोचो कि इसका इंटीग्रेशन क्या है। अगर हम मैथमेटिकली चलें बिल्कुल बिल्कुल बेसिक तरीके से, तो हम बोलेंगे कि अगर आपके पास वेलोसिटी फंक्शन साइन टी होता है ना, अब मैं
इन ग्राफ्स को हटा देता हूँ, आज के लिए ग्राफ्स काफ़ी हैं। तो अगर आपके पास वेलोसिटी फंक्शन sin t होता तो किस फंक्शन को डिफरेंशिएट करने पर ये वेलोसिटी फंक्शन आता है, क्योंकि हम जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट, इट इज़ द इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन। तो बेसिकली हम जानना चाहते हैं इंटीग्रेंड की वैल्यू कि व्हाट डिफरेंशिएट्स टू गिव दिस, है ना, ds/dt की वैल्यू वेलोसिटी है, तो किसको डिफरेंशिएट करके ये आएगा। तो आप सिंपली अगर ऐसे सोचो कि sin t जो होता है वो होता है cos t का डिफरेंशिएशन साइन की तरफ आता है, तो cos t का डिफरेंशिएशन आता है माइनस sin t। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो कि अच्छा अगर मैं यहाँ भी एक माइनस लगा दूँ, माइनस cos t, तो उसका डिफरेंशिएशन भी तो प्लस sin t बन जाएगा, क्योंकि माइनस और माइनस अब ऐड हो गए तो बेसिकली मल्टीप्लाई हो गए तो प्लस बन गया, है ना। तो आप कहोगे कि आपका आंसर माइनस cos t होना चाहिए, पर ये जो हमने ग्राफ बनाया था ना, ये वाला ग्राफ, ये ग्राफ माइनस cos t का ग्राफ नहीं है, क्योंकि अगर ये माइनस में जा रहा होता तो ये यहाँ से ऑलरेडी -1 की वैल्यू से शुरू होता। ये ग्राफ कुछ और है, ये किसका ग्राफ है। तो यहीं पे ये इंटरेस्टिंग बात आती है इंटीग्रेशन की, कि माइनस cos t का डिफरेंशिएशन भी प्लस sin t होता है, और 1 माइनस cos t का डिफरेंशिएशन भी प्लस sin t होगा, और 10 माइनस cos t का डिफरेंशिएशन भी प्लस sin t होगा। बेसिकली कोई भी कांस्टेंट यहाँ पे ला सकते हो, जैसा मैंने आपको बताया था कि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में हमेशा एक कांस्टेंट रहता ही है। तो बेसिकली आप जब इसका इंटीग्रेंड लिखते हो तो दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी माइनस cos t प्लस सम कांस्टेंट दैट वी डू नॉट नो। और ये कांस्टेंट की वैल्यू आपको कैसे पता चलेगी, ये तभी पता चलेगी जब आप एक्चुअल में एरियाज प्लॉट करके इसकी वैल्यू फाइंड करोगे कि 0 पे क्या है, 1 पे क्या है। तो अब जब हम जानते हैं कि इनिशियली इसकी वेलोसिटी 0 है, तो आप यहाँ पे बोलोगे, और इनिशियली इसका डिस्प्लेसमेंट भी 0 है, तो क्योंकि एस इनिशियल इज इक्वल टू 0, तो आप यहाँ पे एट एस इनिशियल आप वैल्यू लिख सकते हो कि माइनस कॉस 0 प्लस सी शुड बिकम 0, और यहाँ से आप माइनस कॉस 0 की वैल्यू -1 होती है। तो यहाँ पे आपको कांस्टेंट की वैल्यू मिल जाती है इस छोटे से एक इन्फॉर्मेशन से कि ऑब्जेक्ट का इनिशियल डिस्प्लेसमेंट 0 लेना है, वहाँ से ये कांस्टेंट की वैल्यू मिलती है। फिर आप बोलते हो कि डिस्प्लेसमेंट फंक्शन जो है वो बेसिकली 1 माइनस कॉस टी है, और ये जो हमने ग्राफ बनाया था ये 1 माइनस कॉस टी का ग्राफ बन गया था। तो इसीलिए ये ग्राफ अपनी मिनिमम वैल्यू 1 माइनस 1 0 तक भी जा रहा था, और अपनी मैक्सिमम वैल्यू 1 माइनस -1 2 तक भी जा रहा था। तो ये ग्राफ हमेशा 0 और 2 के बीच में इसीलिए आपको मिला। कौन सा, ये वाला ग्राफ है ना, ये ग्राफ 0 और 2 के बीच में इसीलिए मिला। तो आई होप आपको इंटीग्रेशन की फील आ गई होगी आज कि इंटीग्रेशन काम कैसे करता है। इंटीग्रेशन एरिया फाइंड करके आगे बढ़ता है, और जैसे जैसे आप एरिया फाइंड करते जाते हो वैसे वैसे वो ग्राफ प्लॉट होता जाता है, और उसका अगेन स्लोप निकाला जाता है, तो वापस आप यहाँ पे पहुँच जाते हो। तो आज की क्लास में यहीं ख़त्म करता हूँ। अभी हम लोग मैथमेटिक्स वाला पार्ट छोड़ देते हैं। अब हमको बेसिकली करना सिर्फ इतना ही है कि हमको कुछ फॉर्मूलाज बनाने, कि अगर आपको x² मिल गया और आपसे पूछ लिया कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आपको इसका फॉर्मूला सोचना पड़े। आपको ऐसे सोचना पड़े कि x अगर स्क्वायर में है तो वो क्यूब को डिफरेंशिएट करके आया होगा, तो आप चेक कर लो x³ का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 3x² होता है। तो अगर मैं यहाँ भी 1/3 मिला दूँ तो यहाँ भी 1/3 हो जाएगा, और मेरा आंसर x² आ जाएगा। तो बेसिकली इसका इंटीग्रेशन क्या बना, x³/3। बट क्या ये यहाँ पे रुकेगा, नहीं, यहाँ पे एक कांस्टेंट भी आएगा, तो यहाँ तक इसको लिखेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम एक सिंपल से फॉर्मूला पे पहुँच जाते हैं, वो भी मैं बता ही देता हूँ इनफैक्ट, है ना। तो जब भी आपको x⁴n मिले उसका इंटीग्रेशन बड़ा सिंपल हो जाएगा। वैसे मेरे को अच्छा लगता है अगर स्टूडेंट ये फॉर्मूला खुद बनाए। ठीक है, ये फॉर्मूला बनाने का तरीका बड़ा सिंपल है। आप इसको ऐसे सोचो कि x⁴n को आप डिफरेंशिएट करना जानते थे। यहाँ पे n x⁴n -1 आ जाता था, ये फॉर्मूला तुमको पता है, जिसका मतलब मैं ये लिख सकता हूँ कि n x⁴n -1 का जब इंटीग्रेशन होगा तो x⁴n आएगा, यहाँ पे प्लस कांस्टेंट तो साइड में लिख के रख लो। ठीक है, अब इसमें चेंजेस करो। अब अगर मैं यहाँ पे x⁴ खाली n -1 छोड़ दूंगा तो इधर क्या आएगा, तो इस n को यहाँ नीचे जाना पड़ेगा। सोच लो आराम से, यहाँ पे भी 1/n और यहाँ पे भी 1/n मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब ये n कटेगा जो यहाँ पे मैंने गायब किया है ना। तो यहाँ पे एक 1/n आ जाएगा, तो ये बन जाता है x⁴n/n + c। अब इसका नेक्स्ट स्टेप आप खुद करो। जिन लोगों ने पढ़ा होगा फिर उनको फॉर्मूला याद होगा, तो उनके लिए ये मज़ा नहीं है, पर अगर आपने अभी तक इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा है तो मुझे बताओ कि अगर मैं यहाँ n लिख देता तो यहाँ पे क्या चेंजेस आते। ठीक है, चलो कल ये फॉर्मूला डिस्कस करते हैं, और इंटीग्रेशन के कुछ बेसिक फॉर्मूलाज और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। इनफैक्ट कल ही मैं इंडेफिनेट और डेफिनेट दोनों की प्रैक्टिस करा के इंटीग्रेशन को ख़त्म करूँगा। ठीक है, तो हमको उसका एक लेक्चर और लेना पड़ेगा उसकी अगली क्लास में, जिसमें इंटीग्रेशन को यूज़ करेंगे हम मोशन में। ओके, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय बच्चों, गुड नाइट।